हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी सकुशल और सुरक्षित होंगे। आइए आज हम व्याकरण के पाठ 11 अविकारी शब्द के बारे में जानते हैं। जैसे आप जानते हैं कि वाक्य जो होते हैं, वाक्य में हमेशा लिंग, वचन और काल के कारण बदलाव होते रहते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए लिंग अलग है, या लड़का है या लड़की है, जिसके कारण हम वाक्यों में क्रिया में बदलाव करते हैं और जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कर्ता जो है वो कौन है। ठीक है, वैसे ही वचन के कारण भी क्रिया में बदलाव आते हैं। जैसे एक वचन है तो जाता है, बहुवचन है तो जाते हैं, ऐसा होता है। काल के कारण भी, क्योंकि कालों को भी हम क्रिया से ही पहचानते हैं। गया था, गया है, जाएगा, ये सारी हमको काल बताते हैं, क्रिया में ये बदलाव। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके कारण वाक्य में कोई बदलाव नहीं आता। चाहे न ही काल के कारण बदलाव आता है, न ही क्रिया के कारण बदलाव आता है, ना तो लिंग के कारण बदलाव आता है, ना वचन के कारण बदलाव आता है, ना काल के कारण बदलाव आता है। ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं शब्दों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अविकारी शब्द की परिभाषा। सबसे पहले अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, ठीक है, तो उसकी परिभाषा क्या हुई? क्या हुई इसकी परिभाषा? ऐसे शब्द, या ये कर सकते हैं हम, जिन शब्दों में वचन, लिंग, और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होगा, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय, अविकारी शब्द या क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सीधी सी बात है, यदि हमने किसी की परिभाषा लिखी तो उसके बाद हमको क्या देना होता है? उसके उदाहरण देने होते हैं। अब उदाहरण में आप क्या उदाहरण देंगे? तो उदाहरण या जैसे करके आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। जैसे धीरे धीरे, आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं, जैसे आपने कहा आहा, तो आप ये भी लिख सकते हैं। आप इसमें कह सकते हैं के नीचे, के ऊपर, यानी आप स्थान बता रहे हैं, तब भी आप लिख सकते हैं, ये भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप यदि परिमाण बता रहे हैं तो
भी आप दे सकते हैं, कम या ज्यादा आदि। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इसके प्रकारों पर। क्या करेंगे हम, क्या जानेंगे, अविकारी शब्द के प्रकार। अविकारी शब्द के प्रकार बनाते हैं हम। तो वैसे तो हमको इनको क्या लिखना चाहिए, अविकारी शब्द के प्रकार, इसीलिए मैंने इसको काट दिया। यस, अविकारी शब्द के प्रकार। ठीक है। अविकारी शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार से होते हैं। ठीक है। अब 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं अविकारी शब्द आपके? तो सबसे पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है आपका संबंध बोधक। ठीक है। पहला क्या है, क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। समझ आया आपको? पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। तो हम ये 4 प्रकार लिखे पहले। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा आपका है विस्मयादि बोधक। ठीक है ना? ओके। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इन 4 प्रकारों को हम कैसे पहचानेंगे और कैसे जानेंगे। ठीक, इन 4 प्रकारों के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण जो है वो क्रिया की विशेषता बताता है। जो क्रिया होती है वाक्य में, उस क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे किसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब क्रिया विशेषण जो है वो कितने प्रकार से, मतलब उसके कितने प्रकार होते हैं यदि हम देखें तो चलिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन विशेषता जो है वो किस तरीके से बताता है, ये उसकी मेन चीज है। ठीक है। तो इसकी परिभाषा में ही इसके प्रकारों के नाम आपको पता चल जाएंगे। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होती है कि जो शब्द क्रिया की जैसे क्रिया कैसे हो रही है, तेज हो रही है, धीरे हो
रही है, जल्दी हो रही है, आराम से हो रही है, इस चीज को यदि बता रही है कि क्रिया किस तरीके से हो रही है, उसका ढंग बता रहे हैं यदि, तब क्या हो जाएगा? रीति। ठीक है। अब उसके साथ साथ उसका स्थान बताया, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, किस तरफ है, वह आपके, यदि ये चीज वो बता रही है क्रिया, इस तरीके की विशेषता बता रही है और साथ में आपको समय बताया, समय। ठीक है। इसके अलावा परिणाम, समय तथा परिमाण। परिमाण में कितना है, कम है, ज्यादा है, अधिक है, थोड़ा है, इन सारी चीजों परिमाण, मात्रा बताए उसकी। ठीक है। इन सब की परिमाण की विशेषता बताते हैं। उन्हीं क्रिया विशेषण। उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? यानी कि विशेषता भी आपको कैसे बतानी है, विशेषता बता, किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे आप, क्या किन किन चीजों की विशेषता बताएंगे कि क्रिया किस रीति से हो रही है, किस तरीके से हो रही है, क्रिया के होने का स्थान कौन सा है, क्रिया किस समय हो रही है और क्रिया किस मात्रा में हो रही है, उसका परिमाण बताना है आपको। तो इन सब चीजों का पता जब हमको चलता है, जिस शब्द से हमें इन सारी चीजों का पता चलता है, तब वहां पर या तब वे शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपने जाना कि जिन वाक्यों में काल, वचन, लिंग के कारण परिवर्तन नहीं होते हैं, जिन शब्दों से काल, वचन और लिंग के कारण परिवर्तन वाक्यों में नहीं होते हैं, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अब हम आ रहे हैं अविकारी शब्द के प्रकारों पर। अविकारी शब्द का पहला प्रकार हमने लिया है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण भी ऐसा शब्द है जो हमें क्रिया की विशेषता बताता है, लेकिन क्रिया की विशेषता वो किस तरीके से बताता है, वह हमें ये बताता है कि क्रिया कैसे हो रही है, वह हमें बताता है कि क्रिया किस जगह पर हो रही है, वह हमें बताता है कि क्रिया का स्थान क्या है, और साथ ही साथ वो हमें ये भी बताता है कि क्रिया की मात्रा कितनी, थोड़ी है या अधिक है। ये सारी चीजें जब हमको पता चलती हैं, तब वहां पर क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। ठीक है। आइए इसको हम क्या समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं कि कैसे कैसे ये सारी चीजें होती हैं। चलिए, तो सबसे पहले फिर से मैं यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास स्पेस है, उसमें हम देखते हैं। तो जैसे सबसे पहला जो रीति बताएगा, तो रीति कैसे बताएगा कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ कैसे चलता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या पूछा प्रश्न, कैसे चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपको ये पता करना है, उसका रीति, उसका तरीका पता करना है, तो आपको क्या प्रश्न पूछना पड़ेगा,
या आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? जब आप दिए गए वाक्य में यह प्रश्न लगाएं कि कैसे, जैसे आप चले पूछेंगे कि कछुआ कैसे चलता है, आपको उत्तर मिलता है कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो आपको उसके चलने का ढंग, उसके चलने का तरीका पता चल रहा है। तो यहाँ पर धीरे धीरे शब्द जो है वह क्या है? धीरे धीरे शब्द जो है वो क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, आप और जैसा हम देख रहे थे कि कब तक सॉरी कि क्रिया विशेषण जो है, क्रिया विशेषण में हमने जो परिभाषा लिखी थी उसमें हमने पहला उदाहरण देखा था कछुआ धीरे धीरे चलता है। ठीक है, दूसरा जो है मैंने आपको बताया स्थानवाचक के लिए। स्थानवाचक में मैंने क्या बताया, हम सड़क के किस ओर चलते हैं? हम सड़क के बाईं ओर चलते हैं। ठीक है, हम किस ओर चलते हैं? सड़क के, हम सड़क के बाईं ओर चलते हैं। तो मैंने आपको क्या प्रश्न पूछा? किस ओर, है ना? मैंने आपको क्या पूछा? किस ओर। सबसे पहले मैंने आपको क्या पूछा था? कैसे। तो कैसे में आपने तरीका बताया था मुझे। अब मैंने पूछा किस ओर, तो आप मुझे क्या बता रहे हैं? स्थान बता रहे हैं। ठीक है, तो स्थान में आपने क्या बताया मुझे कि हमें सड़क के किस ओर चलना चाहिए। दूसरा जो है आपने मुझे बताया स्थान। कैसे बताया? कि हमें सड़क में बाईं ओर चलना चाहिए। किस ओर चलना चाहिए? किस ओर चलना चाहिए? हमको सड़क में बाईं ओर चलना चाहिए। ठीक है, बाईं ओर चलना चाहिए। तो आपने मुझे क्या बताया? ये बाईं ओर करके आपने मुझे क्या बताया? स्थान बताया। क्या बताया आपने मुझे? स्थान बताया। अब तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। मुझे फल ज्यादा पसंद है। ठीक है, मुझे ज्यादा फल पसंद है। आप ये भी लिख सकते हो। यहाँ पर जो आप ज्यादा बता रहे हो, ये आप क्या बता रहे हो? परिमाण बता रहे हो। क्या बता रहे हो आप? परिमाण। ठीक है, क्या बताया आपने? परिमाण बताया। ठीक है, इसके अलावा आप यदि ये कहते हो कि मैं रोज पढ़ाई करता हूँ, मैं रोज पढ़ाई करता हूँ, तो आप क्या बता रहे हो? समय बता रहे हो। ठीक है, चौथा उदाहरण हमने लिखा मैं रोज पढ़ाई करता हूँ। तब यहाँ पर आपने ये जो रोज बताया, ये आपने क्या बताया मुझे? समय बताया। ठीक है, सबसे पहला उदाहरण जो हमने लिखा था वो हमने क्या लिखा था कि कछुआ कैसे चलता है। तब आपने क्या बताया था? तरीका बताया। तो क्रिया विशेषण की जो परिभाषा हमने लिखी कि जो शब्द रीति
आते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं ये सारी चीजें? क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि यही जो 4 तरीके से क्रिया विशेषण शब्द हम चुनते हैं, यही 4 इसके प्रकार। ठीक है, तो आगे जब हम इसके प्रकार पर आते हैं तो प्रकारों में आपको कोई भी अलग से समय देने की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि आपने क्रिया विशेषण की परिभाषा में ही उसके सारे प्रकारों को देख लिया। क्रिया विशेषण के प्रकार, ठीक है। पहला क्या है आपका? सबसे पहला रीतिवाचक। ठीक है, इसमें इसको हम कैसे पहचानते हैं? इसको पहचानने का तरीका कि क्रिया कैसे हो रही है, कैसे प्रश्न पूछ करके हम इसको पहचान सकते हैं। दूसरा जो है हमारा वो है स्थानवाचक। स्थान में हमने क्या प्रश्न किया था? किस ओर? स्थान बता दिया आपको। कब? तब। कालवाचक या समयवाचक? इसको कालवाचक लिखिए, ज्यादा बेहतर होगा। कालवाचक को कैसे पहचानेंगे आप? तो कब हो रहे हैं, ठीक है। और परिमाणवाचक को यदि हमको पहचानना है तो परिमाणवाचक को हमको पहचानना है तो कितनी, कम या ज्यादा। ठीक है, ये चारों उसको पहचानने के तरीके हैं, पहचानने के प्रश्न हैं। यदि आप इस तरीके से या इन शब्दों को लगाकर प्रश्न करते हैं तो आपको जो उत्तर मिलेंगे वो क्या होंगे? इन क्रिया विशेषणों के शब्द। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। और इन सब के उदाहरणों का प्रयोग भी आपने किया, इन सब के उदाहरणों का प्रयोग किया आपने। तो इन शब्द के उदाहरण जो है, उदाहरण आपने अभी अभी ये जो चार उदाहरण जो हमने देखे, यही 4 उदाहरण है। पहला था इसमें कि कछुआ कैसे चलता है, तो कछुआ धीरे धीरे चलता है। हमें सड़क में किस ओर चलना चाहिए, क्योंकि आपका स्थानवाचक का उदाहरण है। ये आपका परिमाणवाचक का उदाहरण है, ये आपका कालवाचक का उदाहरण है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये सारी चीजें आपको बता रही है कि आप कैसे इन सभी क्रिया विशेषण के प्रकारों को पहचानते हैं। यहाँ पर अब फिर से हम इनकी परिभाषा लिख सकते हैं, वही जो मैंने आपको बताई। उदाहरणों के आधार पर ही हम इनकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो सबसे पहला रीतिवाचक, तो इसमें हमको यही पता चलता है कि करने के ढंग की या तरीके की सूचना हमको मिलती है। ठीक है, तो आप चाहें तो ये चीज आप फिर से आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक, जहां तक मेरा ख्याल है आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और आपको पता चल गया होगा कि आप कैसे क्रिया विशेषण के प्रकारों को पहचानेंगे और कैसे आप क्रिया विशेषण के प्रकारों को उसकी परिभाषा से याद रखेंगे। अभी मैंने ये दोनों चीजें आपको स्पष्ट कर दी। इसके बाद हमारा है संबंध बोधक। संबंध बोधक में मैंने आपको बताया था कि संबंध जो होता है, हमें जब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध हम वाक्य के दूसरे भागों से जब बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह है हमारा संबंध बोधक।
संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, वो क्या क्रिया विशेषण पहला अव्यय है और दूसरा है हमारा संबंध बोधक। तो संबंध बोधक शब्दों में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे भागों से जोड़ते हैं, बताते हैं। जैसे कुत्ता जोर से भौंक रहा है, गिलहरी पेड़ के नीचे है, बंदर पेड़ के ऊपर है, चिड़िया डाल के ऊपर है। तो ये जो सारी चीजें, डाल, पेड़, बंदर, इनकी जो जगह आपको संबंध जो आपको पता चल रहा है कि ऊपर है, नीचे है, कहाँ है, किस तरफ है, ये सारी चीजें जब आपको पता चल रही है, संबंध जब हम संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के दूसरे भागों से बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक शब्द। ठीक है, तो दूसरा जो है हमारा, दूसरा हमने सीखा संबंध बोधक। तो उसकी परिभाषा क्या हुई कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, अच्छा यहाँ पर मैंने संज्ञा या सर्वनाम कहीं क्यों लिया है? क्योंकि आप एक चीज जानते हैं, वाक्य जो होते हैं वो या तो नाम से शुरू होते हैं या नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उनसे शुरू होते हैं। तो इस कारण मैंने क्या कहा है? संज्ञा, संज्ञा अर्थात नाम, और सर्वनाम नाम की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द। इसलिए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य भागों से बताते हैं। उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण, तो उदाहरण में भी मैंने आपको बताया कि इसके उदाहरण में क्या क्या आएगा, के नीचे उदाहरण में भी हम लिख रहे हैं, तो क्या क्या उदाहरण हम देंगे? के नीचे, के ऊपर, दो से, एक मिनट, उससे नहीं आएगा, के नीचे, के ऊपर, के अंदर, के बाहर आएगा। ठीक है, के अंदर, के बाहर, के पहले, इस तरीके के शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं। जैसे मंदिर के पहले मेरा घर है, मंदिर के पहले जो गली है, समझ आ रहा है? मंदिर के, या फिर कहना चाहिए कोई भी हम जगह या एक पहचान चिन्ह जो हम बताते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने आपके घर का पता पूछा, तो आप वहां पर कोई ना कोई पहचान चिन्ह बताएंगे। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है, या मेरे घर के सामने एक डबल स्टोरी बड़ी वाली बिल्डिंग है ना। या आप बताएंगे कि मेरे घर के जैसे आप रास्ते में पड़ेंगे तो वहां पर एक खंबा लगा हुआ है, या रास्ता दो भागों में बढ़ जाता है, उसके सामने वाला ही मेरा घर है।
या आप अपने घर के सामने किसी आंगन का या दरवाजे में या आपके घर में कुछ लिखा हुआ होता है, मेरे घर के ऊपर ये लिखा है, मातृ छाया लिखा है, आशीर्वाद भवन लिखा हुआ है, कुटुंब लिखा हुआ है। इस तरीके से हम अपने घर को जो नाम देते हैं या हम अपने घर की जो पहचान चिन्ह बताते हैं या किसी को कुछ भी ऐसी चीज बताते हैं जिससे वो चीजें उनको याद रह सके, है ना, एक पहचान बताते हैं हम। तो इस तरीके से हम चीजों का के सामने के बाहर के लिए इन सब शब्दों का जब उपयोग करते हैं तो क्या होता है, संबंधवाचक क्रिया विशेषण वहां पर होता है। आशा है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी आपको कुछ चीजें नहीं समझ आई है तो आप पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।